नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका फिर से जल रही है। इस बार केवल सड़कों पर नहीं, इंसानियत पर भी आग बरस रही है। एक छात्र नेता के मौत से हुई ये हिंसा अब सांप्रदायिक रूप ले चुकी है। आइए समझते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। 12 दिसंबर 2025 ढाका की सड़कों पर एक बाइक सवार गोलियां बरसाता है। 32 साल के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। 6 दिन बाद सिंगापुर में उनके इलाज के दौरान मौत हो जाती है। ये शरीफ उस्मान हादी कौन थे? पिछले साल का वही छात्र आंदोलन याद है जिस आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार को भारत भागने पर मजबूर कर दिया था। हादी उसी आंदोलन के सबसे सक्रिय नेता थे। আমি চিরবিদ্রোহীদের বিশ্ব ছড়ায় উঠিয়াছি একা চিরোন্নত মানসিক। उनकी मौत की खबर फैलते ही पूरा देश विस्फोट हो गया। हजारों लोग सड़कों पे उतर आए, नारे लगने लगे, हम चाहते हैं इंसाफ। सरकार को भ्रष्टाचार और सुरक्षा विफलता का दोषी ठहराया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक हत्या का बदला नहीं था। दीपू चंद्र दास 28 साल का दलित हिंदू युवक, उसका अपराध वो हिंदू था। गुस्साई भीड़ ने उसे अगवा कर लिया, क्रूरता से उसकी हत्या की, फिर उसका सिर और धड़, जी आप सुन रहे हैं सही, उसका सिर और धड़ एक पेड़ से बांधकर जला दिया गया। बांग्लादेशी सरकार ने इसे लिंचिंग कहा। ये सिर्फ एक बर्बरता नहीं थी, ये एक संदेश था। और इसके बाद पूरा देश सांप्रदायिक रंग में रंग गया। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का घर आग के हवाले कर दिया गया। अवामी लीग के कार्यालय को तोड़ फोड़ दिया गया। लेकिन सबसे गंभीर बात, देश के 2 बड़े अखबारों के दफ्तर में आग लगाई गई, प्रथम और द डेली स्टार। इन अखबारों को प्रो इंडिया कहकर निशाना बनाया गया। दर्जनों पत्रकार छतों पर फंस गए। सुरक्षा बलों को उन्हें बचाना पड़ा। दोस्तों, ये सिर्फ हिंसा नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या है। अब सवाल ये है, ऐसी हिंसा क्यों? 1.5 साल पहले की तस्वीर देखिए। अगस्त 2024 एक शक्तिशाली छात्र आंदोलन, हसीना की सरकार गिर गई, वो भारत भाग गई। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आ गई। अब चुनाव होने वाले हैं फरवरी 2026, लेकिन देश भर की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग को चुनाव से बाहर रखा गया है। इसका क्या मतलब है? ये मतलब है कि राजनीतिक खालीपन। और भारत ने इतिहास में देखा है, जहाँ खालीपन है वहाँ कट्टरपंथ आता है। और सच में खालीपन भरने के लिए कौन खड़े हो गए? पाकिस्तानी समर्थक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन। ये संगठन 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के साथ थी, जब बांग्लादेश की आजादी का खून बहाया जा रहा था और देश में भारत विरोधी चेतना तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट बताती है कि जमीनी नेताओं ने बड़ा बांग्लादेश के नक्शे बांटे हैं। नक्शे में भारत के हिस्से भी दिखाए गए हैं। अब सोचिए, ये कहाँ की बात है? ये 1971 की बातें हैं और अब 2025 में फिर से यही नारे, यही आकांक्षाएं। अर्धराष्ट्रवादी प्रचारक कहते हैं हमलावर भारत भाग गए, लेकिन ढाका पुलिस ने साफ कहा इसका कोई सबूत नहीं है। फिर भी झूठ फैल रहे हैं, अफवाहें उड़ रही हैं, षड्यंत्र सिद्धांत हवा में तैर रहे हैं। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि पाकिस्तान जमात इस्लामी के जरिए इन विरोध प्रदर्शन को ईंधन दे रहे हैं। क्या ये सच है? ये समय ही बताएगा। लेकिन ये संदेह अपने आप में खतरनाक है। भारत की प्रतिक्रिया मिली जुली रही है। एक तरफ विदेश मंत्रालय इस भड़काऊ भारतीय विरोधी रेटोरिक पर आपत्ति दर्ज की है। ढाका के उच्च आयुक्त को तलब किया गया है। सरकार शांत है लेकिन सतर्क है। दूसरी तरफ भारतीय नेताओं ने खुलकर चिंता व्यक्त की है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दीपू चंद्र दास की क्रूर हत्या को मानवता के खिलाफ बताया कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। उन्होंने सरकार से पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। कुछ नेताओं ने 1971 की याद दिलाई। 1971 में भारत ने लड़ाई लड़ी थी, अपने सैनिकों की बलिदान दी थी ताकि सभी धर्मों के लोग शांति से रहें। आज उसी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का खून बह रहा है। भारत ने कोशिश की है कि विवाद न बढ़े। सेना को पूर्वोत्तर में सावधान किया गया है। राजनीतिक स्तर पर शांति की पुरजोर अपील की गई है। लेकिन कितनी आवाजें एक भीड़ की चीख में सुनी जाती। दोस्तों, ये सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, दक्षिण एशिया भर में आग लग रही है। भारत में मुसलमान पर अत्याचार की खबरें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। म्यांमार में रोहिंग्यों का कत्लेआम हो रहा है। श्रीलंका में बौद्ध आधारित हिंसा का इतिहास है। और ये सब क्या कर रहे हैं? युवाओं को अतिवादी बना रहे हैं। नफरत की संस्कृति बनाई जा रही है। पूरा क्षेत्र एक ज्वालामुखी पर बैठा है, एक स्पार्क और सब कुछ जल जाता है। तो फिर सवाल ये है, क्या हम इन सांप्रदायिक विभाजनों से निकल सकते हैं? क्या दक्षिण एशिया में लोकतंत्र जिंदा रह सकता है? ये तभी संभव है जब हम अफवाहों के बजाय तथ्यों का सामना करें, जब हम नफरत की आग को हवा देने के बजाय शांति की बातें करें, जब हम धर्म के नाम पर सत्ता जमाने के बजाय सबका भला सोचें। ये लड़ाई सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया की है और ये हर एक के लिए है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।